सोच सकते हैं आप कि कभी ये दास्तान हकीकत में भी तब्दील हो सकती है कि एक शख्स के आगे 8-9 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव रखें और वो शख्स प्रधानमंत्री ना बनना चाहे? सोच भी सकते हैं ऐसा? मगर सच कहें तो आपके सोचने ना सोचने का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी की मशहूर किताब द डिसरप्टर की माने तो ये समूची दास्तान 14 मई 1996 के रोज इसी दिल्ली के सियासी दरबार में घटी थी। वो 8 मुख्यमंत्री भी असली थे और वो शख्स भी असली था जिस शख्स के पास ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव लेकर गए थे, उसके आगे गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ के मिन्नतें कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बन जाओ, मगर वो शख्स प्रधानमंत्री नहीं बना। उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए पुलिस की ताकत तक झोंकी इन मुख्यमंत्रियों ने, मगर वो शख्स प्रधानमंत्री नहीं बना। फिर चाहे इसके लिए उसे अपने घर परिवार बीवी बच्चों तक को छोड़ के जंगल में जाके क्यों ना रहना पड़ गया हो। अब जानता हूं जहन में बहुत सारे सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर कौन था वो शख्स, उसे ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों ये मुख्यमंत्री अड़े हुए थे, और उस शख्स को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना था। भाई प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही थी, किसी का कत्ल करने की बात थोड़ी ना हो रही थी जो ना मानने के लिए इस हद तक चले गया कि घर परिवार बीवी बच्चे को छोड़ के जंगल में जाके रहने लगा। आ रहे होंगे ना ये सब सवाल, तो चिंता मत करिए। अगर आज आपने वरिष्ठ पत्रकार देवाशीष मुखर्जी की लिखी किताब द डिसरप्टर में दर्ज ये समूची दास्तान अच्छी तरह से समझ ली ना, तो आपके जहन में कौंध रहे हर एक सवाल के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना वक्त बर्बाद करते हुए सीधा शुरू करते हैं हमारी खास सीरीज हर तारीख की होती है एक कहानी के आज के एपिसोड, यानी 14 मई 1996 की तारीख की ये दास्तान, जो शुरू होती है बरस 1996 के लोकसभा चुनावों के उन नतीजों से, जिन नतीजों में महज कांग्रेस के हाथों से सत्ता का सिंहासन नहीं फिसला था, बल्कि इतिहास में पहली दफा कांग्रेस ने सदन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा भी गंवाया था। चूंकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी 140 लोकसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि 161 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली दफा सदन के भीतर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का तमगा हासिल किया था। मगर अगर आपको यह लग रहा हो कि 1996 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की सबसे बड़ी हेडलाइन भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी बनना या कांग्रेस का नंबर 2 पे खिसकना था, तो गलत हैं आप। क्योंकि इन चुनावों की सबसे बड़ी हेडलाइन बनकर उभरे थे देश के अलग अलग क्षेत्रों की क्षेत्रीय राजनीति करने वाले वे क्षत्रप, जिन्होंने अलग अलग सूबों की राजनीति कर करीब करीब 200 सीटें इन चुनावों में अपने नाम की थीं, जो अकेली कांग्रेस और अकेली भाजपा दोनों से ज्यादा थी। और यही वजह थी कि जब त्रिशंकु लोकसभा की सूरत में दिल्ली की हर सियासी तंजीम 272 के बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाकर सरकार बनाने की जुगत में जुटी हुई थी, तो कांग्रेस और भाजपा के सिवा देश के अलग अलग क्षेत्रों की क्षेत्रीय राजनीति कर रहे इन क्षत्रपों ने भी आपस में मिलकर अपना एक तीसरा गठबंधन तैयार किया, जिसे नाम दिया संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट। और चूंकि इस यूनाइटेड फ्रंट के पास अकेली भाजपा की 161 और अकेली कांग्रेस की 140 से भी ज्यादा करीब करीब 200 लोकसभा की सीटें थीं, ऐसे में जाहिराना तौर से सरकार बनाने का सबसे मजबूत दावा और सरकार बनाने की सबसे ज्यादा संभावना इसी तीसरे मोर्चे यानी संयुक्त मोर्चे के पास नजर आ रही थी। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से दूर रखने की शर्त पे कांग्रेस पार्टी ने अपने 140 लोकसभा के सांसदों का बाहरी समर्थन इस लगभग 200 सीटों वाले संयुक्त मोर्चा को देने का ऐलान कर दिया, तब तो
किसी को किसी भी तरह के शक, शुबे और संदेह की गुंजाइश रह ही नहीं गई थी इस बात पे कि अब इस देश में न कांग्रेस न भाजपा बल्कि एक तीसरे मोर्चे यानी संयुक्त मोर्चे की सरकार बनेगी। चूंकि कांग्रेस के 140 सीटों के समर्थन के बाद संयुक्त मोर्चे की टोटल टैली पहुंच रही थी करीब करीब 332-335 के अल्ले पल्ले, जो 272 के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा थी। मगर यकीन मानिए हमारा, जिस घड़ी, जिस पल, जिस गजर हिंदुस्तान को उसके इस सवाल का जवाब मिला कि दिल्ली में भावी सरकार बनेगी किसकी, उसी पल, उसी घड़ी, उसी गजर इस 13 दल वाले संयुक्त मोर्चा के समक्ष वो यक्ष प्रश्न आकर खड़ा हो गया, जिस यक्ष प्रश्न का जवाब इस 13 दल वाले संयुक्त मोर्चा के पास था ही नहीं। यक्ष प्रश्न कि अगर सरकार बन भी गई तो उस सरकार का नेता होगा कौन। यानी अगर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बना भी ली कांग्रेस के साथ तो उस सरकार का प्रधानमंत्री होगा कौन। चूंकि इस 13 दल वाले संयुक्त मोर्चा का हर दल अपने आप को इस मोर्चे का सबसे अहम घटक और उस दल का नेता अपने आप को इस मोर्चे का सबसे बड़ा नेता माना करता था। ऐसे में जाहिराना तौर से महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष सिर्फ फुटअव्वल में तब्दील ना हो जाए इस प्रधानमंत्री के पद को लेके, ये सोचकर इस संयुक्त मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने इस 13 दल वाले संयुक्त मोर्चा के हर नेता के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना आपस में से ही किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाने के बजाय हम किसी ऐसे नेता को देश का प्रधानमंत्री बना दें जिसका सियासत में एक लंबा चौड़ा तजुर्बा तो हो, मगर इन लोकसभा चुनावों में उसकी सक्रियता शून्य के बराबर हो। मतलब ना वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा हो, ना उसने भाजपा के लिए प्रचार किया हो, और ना ही संयुक्त मोर्चा के किसी नेता का कुछ दूर का रिश्ता उससे हो। माने वो पूर्ण रूपेण सियासी तौर से वर्तमान में निष्क्रिय हो मगर भूतकाल में उसका एक बड़ा सियासी तजुर्बा हो। तो अगर उसे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो हम सभी दल वाले भी संतुष्ट हो जाएंगे और देश को एक अनुभवी प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा जिसकी सदारत में हमारी सरकार भी चलती रहेगी। और इसके बाद शुरू हुई संयुक्त मोर्चा के भावी प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य प्रत्याशी की वो जानकी तलाश। जो जानकी तलाश मुकम्मल हुई उसी शख्स पे जाके जिस शख्स का जिक्र हमने इस सत्र की शुरुआत में किया था, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह, राजा मांडा। अब जहन में सवाल कौन रहा होगा कि वीपी का ही नाम क्यों चुना गया। भाई किसी और का भी तो नाम चुना जा सकता था, विश्वनाथ प्रताप सिंह में ऐसी क्या खास बात थी। तो 2-3 बड़ी वजूहातें थी जिनके चलते संयुक्त मोर्चा के इन 13 दलों के नेताओं को विश्वनाथ प्रताप सिंह ही अपने भावी प्रधानमंत्री के तौर पे सर्वथा उपयुक्त उम्मीदवार लगे। अव्वल तो यह कि विश्वनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ साथ रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जैसे देश के अहम मंत्रालयों के साथ साथ प्रधानमंत्री का पद भी संभालने का अच्छा खासा अनुभव था। और दूसरी बात यह कि विश्वनाथ 1996 के लोकसभा चुनावों में सियासी तौर से पूर्ण रूपेण निष्क्रिय हो चुके थे, बल्कि उसके 2-3 बरस पहले से ही विश्वनाथ सियासी फलक से पूरी तरह नदारद हो चुके थे। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह विश्वनाथ प्रताप सिंह के चयन के पीछे थी वो ये कि संयुक्त मोर्चा के जिन 13 दलों ने आपस में मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लिया था, उन 13 दलों में से अधिकांश दलों की क्षेत्रीय राजनीति उस ओबीसी वोट बैंक की धुरी पर टिकी थी, जिस ओबीसी वोट बैंक का प्रादुर्भाव ही भारतीय राजनीति के फलक पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की ही कृपा से हुआ था। ऐसे में नैसर्गिक रूप से ओबीसी सियासत कर ऊपर आए इन 13 दलों के गठबंधन को विश्वनाथ प्रताप सिंह से बेहतर दूजा कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार लगा नहीं। और बस 14 मई की सुबह तड़के 7-8 बजे के करीब संयुक्त मोर्चा के 2 बड़े दल के अपने अपने सूबों के बड़े मुख्यमंत्रियों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के 3 मूर्ति मार्ग वाले बंगले पर धावा बोला।
अच्छा, सुबह सुबह की बात थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब अपनी रोजाना की आदत के मुताबिक सुबह सवेरे का अखबार और एक कप चाय हाथ में लेके बैठे हुए थे। तो मौके की नजाकत भांप दोनों मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से विश्वनाथ प्रताप सिंह के समक्ष देश के प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव रख देते। मगर विश्वनाथ प्रताप सिंह को क्या सूझी इसका पता नहीं, मगर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तत्काल कुछ देर मुख्यमंत्रियों के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद बड़ी विनम्रता के साथ इस पद को स्वीकारने में अपनी असमर्थता से उन मुख्यमंत्रियों को अवगत करा दिया। अच्छा, जाहिराना तौर से दोनों मुख्यमंत्री भी पूरा मन बना के आए थे, तो विश्वनाथ की एक ना के बाद तो उन्हें मानना ही नहीं था। इसीलिए विश्वनाथ की ना सुनने के बाद उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने साम दाम दंड भेद तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ हर हथकंडा आजमा लिया विश्वनाथ को इस प्रधानमंत्री के पद पर राजी करने के लिए। मगर जब विश्वनाथ तब भी ना माने तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने विश्वनाथ के घर से ये कह के रवानगी ली कि ठीक है विश्वनाथ जी, अभी तो हम जा रहे हैं, मगर शाम को और लोगों के साथ आएंगे आपसे मिलने, फिर बात करेंगे। अच्छा, वो नेता ये कह के घर से बाहर निकले और इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घर से निकलने का मन बना लिया। चूंकि विश्वनाथ ये भली भांति समझ चुके थे कि शाम के वक्त और लोगों के साथ आने का आशय एक ही था कि शाम के वक्त संयुक्त मोर्चा के ज्यादातर नेता अपने समूचे अमले के साथ उन्हें प्रधानमंत्री का पद स्वीकारने के लिए राजी करने आने वाले हैं उनके घर। और विश्वनाथ भली भांति जानते थे कि जब इतने सारे नेता, इतने सारे वरिष्ठ नेता अपने दल बल कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए मनाएंगे तो स्वाभाविक मानवीय प्रकृति के तहत उनके मुंह से उस मजबूती के साथ ना नहीं निकल पाएगा, और कहीं उनकी कमजोर ना को हां समझ लिया गया और उन्हें जबरदस्ती दबाव में लाके प्रधानमंत्री बना दिया गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि विश्वनाथ किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे। इसीलिए विश्वनाथ ने तय किया कि वो घर पे रहेंगे ही नहीं। जब घर पे रहेंगे ही नहीं तो प्रधानमंत्री के पद के प्रस्ताव का सवाल ही नहीं उठता है। और इस तरह दोपहर करीब 12-1 बजे के करीब विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने घर पे भोजन करते हैं और इसके बाद घर से निकल जाते हैं ग्रेटर कैलाश के लिए। ग्रेटर कैलाश में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना एक अपार्टमेंट लिया हुआ था, तो उसी अपार्टमेंट में जाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ये सोच के आराम करने लगते हैं एकांत में कि अब जब संयुक्त मोर्चा के तमाम दल के नेता अपने अपने अमले के साथ घर पे पहुंचेंगे और उन्हें मालूम चलेगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह घर पे हैं ही नहीं, तो वो ये मूक संदेश समझ जाएंगे कि वो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए राजी नहीं है। और इसके बाद वो तमाम नेता अपने अपने घर चले जाएंगे। मगर विश्वनाथ प्रताप सिंह के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई तब जब शाम करीब 7-8 बजे के करीब उनके व्यक्तिगत लैंडलाइन पे, जिसका नंबर सिर्फ उनकी पत्नी सीता जी को मालूम था, उस पर फोन कर सीता जी ने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि बीते कई घंटों से संयुक्त मोर्चा के तमाम नेता अपने समूचे दल बल के साथ उनके घर पे ही टिके हुए हैं। नाश्तों के दौर चल रहे हैं, हंसी ठट्ठों के दौर चल रहे हैं। ये सोच के कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को हो सकता हो देर हो रही हो रात में, तो देर रात तलक आएंगे तो अपन मिल के ही जाएंगे, तब तलक चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। और महज इतना ही नहीं, सीता जी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को यह भी बताया कि उन नेताओं ने अपने अपने पुलिस सूत्रों को इस बात की जानकारी दे दी है कि उन्हें यह संदेह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उनसे बच के कहीं छुपे हुए हैं दिल्ली में। तो आप अपने पुलिस सूत्रों के सहारे विश्वनाथ प्रताप सिंह को ढूंढिए और जहां मिले हमें बताइए, ताकि हम वहां पहुंच के विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी कर सकें। अच्छा, विश्वनाथ ने जब सीता जी से यह खबर सुनी तो विश्वनाथ की तो चुरकी सोटा हो गई, क्योंकि उनका तो सारा प्लान धरा का धरा। मगर विश्वनाथ ने अपने आप को संभाला और तुरंत तय किया कि उन्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसका तोड़ संयुक्त मोर्चा के नेताओं के पास हो ही ना। और इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जानते हैं क्या किया?
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों की सकरी पगडंडियों पर अपनी गाड़ी सरपट भगाते हुए हरियाणा के उस एक सुनसान इलाके में पड़ने वाले फार्म हाउस का रुख कर लिया, जिस फार्म हाउस को बरसों बरस से जाना करते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, मगर कभी उसमें रुके नहीं थे। मगर आज वो दिन था जब उन्हें उस फार्म हाउस की सख्त जरूरत थी और इसीलिए विश्वनाथ ने उस रात उस फार्म हाउस में एक कमरा बुक किया और फिर तब तलक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने घर परिवार बीवी बच्चों सबसे दूर उसी कमरे में रहे जब तक कि उसी कमरे में लगी हुई टीवी पर उन्होंने यह समाचार नहीं सुन लिया कि संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कोई विकल्प न मिलता देख एचडी देवगौड़ा को अपना प्रधानमंत्री पद प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्योंकि विश्वनाथ जानते थे कि जब एचडी देवगौड़ा साहब का नाम आगे कर दिया गया है तो अब कोई उनके पास नहीं आएगा। और इसके बाद कहीं जाके विश्वनाथ हरियाणा के उस फार्म हाउस से अपने 3 मूर्ति मार्ग वाले बंगले पर आके लौटे। हाँ, अब जानता हूं आप सबके जहन में हो सकता हो ये सवाल कौंध रहे हूं कि आखिर विश्वनाथ को प्रधानमंत्री के पद से समस्या क्या थी। भाई बन ही जाते प्रधानमंत्री, कौन सा कत्ल करने को कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री का पद ही संभालने को तो कहा जा रहा था, तो इस हद तक जाने की जरूरत क्या थी। इस जहन में सवाल कौन रहा होगा आपके, तो उस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो ये जो टाइटल दिख रहा है इसके नीचे यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करें और सामने दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, क्योंकि वहां हमने आपके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्री पद ना स्वीकारने की वजूहातों पर बनाया गया एक खास सत्र तैयार किया है, जो सत्र सिर्फ आपके लिए है। ये जो अभी आप स्क्रीन पे हैं बस उनके लिए, वो सत्र हम पब्लिक नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ आपके लिए। तो अगर आपको सुनना हो तो आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आज की हमारी ये दास्तान तो यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मशहूर सियासतदा की गुमनाम अंतर कथा के